गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI के अंदर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं और जिसको हमने कंपेयर भी किया था फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज फ्लक्स ऑफ हीट, फ्लक्स ऑफ लाइट। इस तरह से बात की थी इसके बारे में हमने। तो जब कभी भी कुछ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी भी गिवन एरिया को क्रॉस करती है बेटा, तो उसको हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम दिया था, जिसको हमने फाई लेटर से रिप्रेजेंट किया है और जिसको सोल्व करने के बाद हमें आंसर मिला था फाई इक्वल टू बी ए कोस थीटा, जिसमें बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ए इज द एरिया वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और हमने बात की थी कि फ्लक्स कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, एज वेल एज कब जीरो होगा। एंड नाउ वी हैव सम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ माइकल फेराडे एंड जोसेफ हेनरी। और इन एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगेगा कि इंड्यूस करंट एज वेल एज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किन कंडीशंस में प्रोड्यूस होती हैं। तो फेराडे और हेनरी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमारे सामने हैं, जिसमें उन्हें पहले तो ये पता लगा कि ऐसा जो करंट इंड्यूस हो रहा है क्यों हो रहा है, लेकिन वो एक प्रॉपर आंसर नहीं था। क्यों नहीं था, अभी जरा बात करते हैं। और फिर फाइनली उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया, वो अब हमें जरा स्टडी करना है। सो वी हैव एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, दैट इज करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। करंट को इंड्यूस करना एक मैग्नेट की हेल्प से। तो बच्चों, इस डायग्राम में बेटा हमें एक कॉइल नजर आ रहा है सी, हैविंग फ्यू टर्न्स एंड विच इज कनेक्टेड विद ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। और इससे कुछ डिस्टेंस पे हमें एक मैग्नेट नजर आ रही है, एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। सो व्हेन द मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, then Michael Faraday and Joseph Henry observed that the galvanometer shows a deflection. But when the magnet moves away from the coil, then this galvanometer again shows a deflection but in opposite direction. मतलब ये कि जब इस मैग्नेट को नजदीक लाया गया तो इसने डिफ्लेक्शन दिखाया, दूर ले जाया गया तो इसने डिफ्लेक्शन दिखाया। इसने डिफ्लेक्शन कब नहीं दिखाया, जब मैग्नेट को बीच में रोक दिया जाए। तो जब बेटा इस मैग्नेट को बीच में स्टॉप कर दिया जाए तो डिफ्लेक्शन जीरो है। जब नजदीक आएगी तो डिफ्लेक्शन मिलेगा और दूर जाएगी तो डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन दोनों डिफ्लेक्शन अपोजिट होंगे। अपोजिट मतलब एक बार यदि करंट फ्लो करता है क्लॉकवाइज में, तो जब दूर जाएगी तो करंट फ्लो करेगा सपोज एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहां जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या कर रहा है, ये इंड्यूस करंट जो है, जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है, उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर रहा है। And as we know, the galvanometer is a device which is used to detect and measure the small electric current. तो यहाँ करंट आया और उसी की वजह से डिफ्लेक्शन मिला। लेकिन डिफ्लेक्शन जीरो क्यों हो गया, क्योंकि करंट जीरो है। अब वो जीरो कब हुआ, जब मैग्नेट को बीच में रोक दिया गया। और सेम रिजल्ट ऑब्जर्व किए गए कब, जब इस मैग्नेट को उल्टा करके नजदीक लाया गया, इस तरह से। मतलब इस केस में नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है फिर दूर जा रहा है। सेकंड केस में जब साउथ नजदीक आएगा फिर डिफ्लेक्शन मिलेगा, लेकिन जो इस बार डिफ्लेक्शन है वो पहले के मुकाबले अपोजिट होगा। और जब साउथ को दूर ले जाया जाएगा, साउथ पोल को, तो फिर से डिफ्लेक्शन देगा, जो कि नॉर्थ पोल के डिफ्लेक्शन से अपोजिट होंगे। तो मतलब यहां डिफ्लेक्शन किन किन केसेस में मिला, जब मैग्नेट को नजदीक लाया गया तब डिफ्लेक्शन मिला, और जब मैग्नेट को दूर ले जाया गया तब डिफ्लेक्शन मिला। अब वो चाहे नॉर्थ पोल नजदीक ला रहे हैं चाहे साउथ पोल नजदीक ला रहे हैं। और कब डिफ्लेक्शन नहीं मिला बेटा, जब इसको बीच में रोक दिया गया। इसके साथ साथ एक चीज और हम बोलेंगे, जितना फास्ट रेट से इसको नजदीक ले जाएंगे उतना क्विकली डिफ्लेक्शन मिलेगा, और जितना फास्ट रेट से इसको दूर ले जाएंगे उतना अगेन क्विकली स्ट्रॉन्गली डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया। और अब इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया बेटा, उन्होंने कंक्लूजन दिया कि ऐसा हो क्यों रहा है, शायद रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है। और रिलेटिव मोशन क्या होता है, जब एक रेस्ट में है और दूसरा उसके रेस्पेक्ट में मूवमेंट कर रहा है, उसको हमने रिलेटिव मोशन का नाम दिया है। तो यहां से दोनों ने जो कंक्लूजन दिया वो ये था कि रिलेटिव मोशन बी द नेसेसरी कंडीशन, जो कि आगे जाके पता लगी उनको कि ये रॉन्ग है। रिलेटिव मोशन बच्चों नेसेसरी कंडीशन नहीं है इन एक्चुअल, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता था, किसको, माइकल फेराडे एज वेल एज जोसेफ हेनरी को, कि ऐसा हो क्यों रहा है।
तो इन्होंने फिलहाल जो आंसर दिया वो दिया कि शायद रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। और यही सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल, द गैलोमीटर शोज ए सडन डिफ्लेक्शन indicating the current is induced in the coil. There is no deflection when the bar magnet held stationary. And when the magnet is moved away from the coil, then the galvanometer again shows a deflection in opposite direction, indicating the direction of induced current. जो ये बता रहा है कि सेकेंड केस में जो इंड्यूस करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में जनरेट हुआ है। सो दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट। तो यहां से मैंने बताया जैसा कि उन्होंने जो आंसर दिया कि रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है। अब जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था बच्चों, जिसमें फर्स्ट में बार मैग्नेट है लेकिन सेकंड में कोई दूसरा कॉइल है सी डैश। फर्स्ट सेम एज इट इज, सी कॉइल हैविंग फ्यू टर्न्स which is connected with a sensitive galvanometer and another coil C dash which is connected with a source of EMF through a one way key। और इसमें भी वही सेम चीज, जब इस की को प्रेस करेंगे बेटा तो यहां पर करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से क्या होगा, इस कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा और इसके इंटीरियर में भी, जिसमें हम बोल सकते हैं कि इंटीरियर में ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगा लेकिन सराउंडिंग में नॉन यूनिफॉर्म होगा। सेम उसी तरह से जैसे बार मैग्नेट में है। अब इसमें भी उन्होंने वही किया जो पहले केस में किया था। एक केस में इस सी डैश को सी की तरफ ले जाया गया, इस गैलोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन दिया। सपोज हमने मान लिया करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज में, और जब इसको वापस ले जाया गया, दूर ले जाया गया, तो इसमें डिफ्लेक्शन मिला। लेकिन यदि पहले डिफ्लेक्शन ये था तो सेकंड केस में डिफ्लेक्शन ये आया, और जब इसको बीच में स्टॉप कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से भी सेम आंसर उन्होंने दिया कि ये शायद रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो सेम उसी तरह से पॉइंट्स हैं। हाँ, आप इसको रेस्ट में रख के इसको भी मूवमेंट करवा सकते हैं, और साथ साथ यदि आप गैलोमीटर की जगह वोल्टमीटर लगा देंगे बेटा तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को मेजर करेगा। इफ वी कनेक्ट voltmeter instead of galvanometer, then we can measure the induced EMF. So in this case, C dash is another such coil connected to a battery. A steady current is passed through the coil C dash, produces a uniform magnetic field along its axis. इसके इंटीरियर में जो यूनिफॉर्म होगा और बाहर कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। So when the coil C dash is moved towards the coil C, then the galvanometer shows a deflection. This indicates that an electric current is induced in coil C. Second, when the coil C dash is moved away from the coil C, then the galvanometer shows a deflection in opposite direction. मैंने बताया आपको, indicates that direction of current induced is reverse, so उल्टी डायरेक्शन है। और यदि galvanometer deflection is found to be larger, यदि ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है, इसका मतलब क्या है, द कॉइल सी डैश जो है मूव्ड फास्टर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल सी, मतलब जितना फास्ट इसके नजदीक जाएगा उसकी वजह से इसमें एक स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया गया, या ये फास्ट इससे दूर जा रहा है तो भी इसमें एक स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया गया। तो अब भी उनको ये नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगेन जो आंसर दिया गया वो दिया गया रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन बच्चों थर्ड एक्सपेरिमेंट ने उनका ये कंफ्यूजन दूर कर दिया। क्या? कि रिलेटिव मोशन इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट थर्ड पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे कंक्लूजन। सो थर्ड वन इज करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। तो जो बच्चों थर्ड एक्सपेरिमेंट हमारा, उसको नाम दिया गया करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट। तो बेटा इसके अंदर अगेन सेटअप सेम है जो सेकंड एक्सपेरिमेंट में था, बस फर्क इतना है कि इस बार ये दोनों के दोनों किस में है, रेस्ट के अंदर है। सी भी रेस्ट में है और सी डैश भी रेस्ट में है। तो बच्चों इस बार क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, इस बार उन्होंने ऑब्जर्व किया क्या, कि जब इस की को प्रेस किया जाएगा, दिस वन, तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करना शुरू होगा, और जैसे करंट फ्लो होना शुरू होगा ये गैलोमीटर अचानक से एकदम से डिफ्लेक्शन देगा, और वो डिफ्लेक्शन तुरंत जीरो भी हो गया। और जब इसकी को प्रेस किए हुए रखा लॉन्ग टाइम तक, अब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा। कब आया, केवल
जब इस की को प्रेस किया गया तब इसने डिफ्लेक्शन दिया, लेकिन बच्चों पलक झपकने से पहले वो डिफ्लेक्शन 0 हो गया। और लॉन्ग टाइम तक जब प्रेस किए हुए रखा है तो डिफ्लेक्शन 0 है इसके अंदर। और जब इस की को रिलीज किया गया बेटा तो इसने क्या किया, डिफ्लेक्शन दिया, लेकिन अगेन वो एकदम से क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस बार दो ही कंडीशन में डिफ्लेक्शन मिला। पहले केसेस के अंदर क्या था, पहले जब नजदीक आएगी तो डिफ्लेक्शन, दूर जाएगी तो डिफ्लेक्शन, रोकने से 0। इस बार प्रेस किया, उस केस में एकदम से डिफ्लेक्शन मिला, वो तुरंत 0 हो गया। और जब रिलीज किया तो डिफ्लेक्शन मिला और वो तुरंत 0 हो गया। जबकि इस बार दोनों दोनों किस में है, रेस्ट में है। तो उनका रिलेटिव मोशन का जो कंफ्यूजन है बच्चों वो तो दूर हो गया यहां से, कि इस बार तो रिलेटिव मोशन नहीं है, फिर भी गैलोमीटर जो है वो क्या कर रहा है, करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं क्या, इन डायग्राम ए कॉइल C डैश हेल्ड स्टेशनरी एंड ऑल्सो कॉइल C। द कॉइल C डैश इज कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए टैपिंग की K। इट इज ऑब्जर्व्ड, इसको हम K बोल सकते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द की K is pressed, the galvanometer in coil C shows a momentary deflection, indicating that current is induced in coil C. The pointer in the galvanometer, however, returns to 0 immediately. ये तुरंत पॉइंटर जो है 0 पे आ गया। When the key K is kept pressed, अब हमने इसको लगातार प्रेस किए हुए रखा है कंटिन्यूसली, there is no deflection, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया इन द गैलोमीटर। एंड व्हेन द की इज रिलीज्ड, जब इस की को रिलीज किया गया, देन गैलोमीटर अगेन शोज ए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन एंड द पॉइंटर इन द गैलोमीटर रिटर्न्स टू 0 ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इसका मतलब जब हम इस की को प्रेस करेंगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा। सेकंड, जब इस की को रिलीज करेंगे तो हमें डिफ्लेक्शन मिला। इन दो केसेस के अंदर डिफ्लेक्शन मिला। कब नहीं मिला, जब हमने इसको लॉन्ग टाइम तक प्रेस किए हुए रखा है, उस केस में नो डिफ्लेक्शन। तो इन दो केसेस में जब प्रेस किया गया तो मिला, रिलीज किया गया तो मिला, और जब लॉन्ग टाइम तक प्रेस किए हुए रखा है तो उस केस में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। और यहां से उनको ये तो पता लग गया कि यार यहां से जो नेसेसरी कंडीशन है वो रिलेटिव मोशन तो नहीं है, तो क्या है। तो उन्होंने जो कंक्लूजन दिया बच्चों, ध्यान से सुनेंगे सभी, वो क्या था। तो आंसर है, ऑल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस लीड्स टू अस कंक्लूड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर इन द कॉइल व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। उन्होंने बताया क्या, कि जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है इस कॉइल के कॉरस्पॉन्डिंग, यदि वो लिंक होना सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ चेंज होना भी है। जरा सोचे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या था, जरा सोचें एक बार आप। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में इस मैग्नेट को, किस मैग्नेट को, इसको कॉइल के पास ले जाया जा रहा है। अब जरा सोचें, हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या बेटा, दीज आर द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये कहलाएंगी हमारे पास फील्ड लाइन्स, कुछ इस तरह से। अब मैं आपसे कहूं यहां से कितनी लाइनें इमिट हो रही है, तो हमें नहीं पता। हमने अपनी तरफ से मान लिया कि 20 लाइन इमिट हो रही है सपोज। जब ये मैग्नेट दूर है तो उनमें से कितनी लाइनें इस कॉइल तक पहुंच पा रही हैं, 1-2 मुश्किल से। लेकिन बच्चों जैसे जैसे मैग्नेट मूवमेंट करके नजदीक जा रही है तो इससे जो लाइन इमिट हो रही हैं, उन लाइनों का इफेक्ट इस कॉइल पे लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी फील्ड लाइन का इफेक्ट उस कॉइल पे बढ़ेगा तो हम बोलेंगे बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो इंक्रीज होगा। और इंक्रीज का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो गैलोमीटर क्या दे रहा है, डिफ्लेक्शन दे रहा है। लेकिन जब इसको बीच में रोक दिया जाए, और हमने मान लिया रोकने से पहले इसमें से कितनी लाइनें पास हो रही हैं, 10 लाइनें पास हो रही हैं, या 15 मान लेते हैं, या 20 मान लेते हैं, 20 मान लो, 20 लाइनें पास हो रही हैं। जब इसको बीच में रोक दिया गया तो अब वो लाइनें ना तो बढ़ रही हैं ना ही घट रही हैं, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। और बच्चों जब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो डिफ्लेक्शन क्या आया, 0 आ गया। और जब इसको दूर ले जाया गया तो यहां पर जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो इसको कट कर रही हैं वो लगातार घट रही हैं, 20, फिर उसके बाद 18, फिर 16, फिर 15, 14, 12 लगातार घट रही हैं। और उसकी वजह से फ्लक्स लगातार घट रहा है। तो गैलोमीटर फिर भी हमें डिफ्लेक्शन दे रहा है इन अपोजिट मैनर। तो मतलब ये कि डिफ्लेक्शन कब मिला, अब हम बोलेंगे
अब हम बोलेंगे जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा बच्चों, एक चेंज आएगा। चेंज का मतलब चाहे तो फ्लक्स इंक्रीज हो चाहे फ्लक्स डिक्रीज हो। इंक्रीज कब होगा, जब नजदीक आएगी। डिक्रीज कब होगा, जब दूर जाएगी। कांस्टेंट कब होगा, जब बीच में रोक दिया जाए। तो जब भी फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है क्या, कि जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो लिंक होना ही सफिशिएंट नहीं है, उस लिंक के साथ साथ वो फ्लक्स चेंज भी होना चाहिए, चेंज भी होना चाहिए, चेंज भी होना चाहिए। मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूं, फ्लक्स का चेंज होना भी जरूरी है। चेंज का मतलब आप बोलेंगे चाहे तो इंक्रीज हो और चाहे डिक्रीज हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, उस केस में हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या था जरा देखें, सोचिए जरा। सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर जब इस कॉइल सी डैश को सी की तरफ ले जाया जा रहा है तो क्या होगा, सेम वही बात होगी क्या, कि ये जो फील्ड लाइनें जो इमिट हो रही हैं इनका जो इफेक्ट होगा सी पे वो बढ़ेगा, और बढ़ने से फ्लक्स इंक्रीज होगा, डिफ्लेक्शन मिला। बीच में रोक दिया जाए, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। वापस ले जाया जाए, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो यहां पर भी हम बोल सकते हैं कि जब फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो डिफ्लेक्शन, डिक्रीज हुआ तो डिफ्लेक्शन, कांस्टेंट हुआ तो जीरो, तो डिफ्लेक्शन नहीं आया। तो यहां से भी हम बोल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर थर्ड एक्सपेरिमेंट में तो दोनों ही रेस्ट में है, यहां तो फ्लक्स कैसे इंक्रीज होगा। ध्यान से देखें, जब हम इसकी को प्रेस करेंगे तो बेटा ये हमारा एक डीसी सोर्स है, और डीसी सोर्स से अब करंट जो फ्लो करेगा वो करंट सैचुरेशन स्टेज में पहुंचने के लिए कुछ टाइम लेगा। कितना टाइम, नेग्लिजिबल है लेकिन कुछ टाइम है। समझने के लिए हमने मान लिया 0 से 5 सेकंड, लेकिन 5 तो बहुत ज़्यादा बताया मैंने, लेकिन समझने के लिए हम मान लेते हैं क्या, कि इस सर्किट में, इस सी डैश में 5 सेकंड के अंदर जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। बट वट वी कैन से इन 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो आपका आंसर होगा 2, 3, 4 सेकेंड में लगातार करंट इंक्रीज हो रहा है, हम ये बोलेंगे। मैं कहूं 5 सेकेंड में फिक्स हो गया, 1 सेकेंड में इंक्रीज हुआ, 2 में और इंक्रीज, 3 में और इंक्रीज, 4 में और इंक्रीज, 5 में मैक्सिमम स्टेडी हो गया, कांस्टेंट हो गया। लेकिन 0 to 5 जो लगातार करंट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब जब इसमें लगातार, जो मैंने वर्ड यही लिखा है चेंजिंग करंट, तो इसको प्रेस करते जब करंट एकदम से वेरी करेगा, इंक्रीज होगा, तो 0 से 5 सेकंड में, तो उस करंट के इंक्रीज होने से इस सी डैश में जो फील्ड लाइन है वो लगातार इंक्रीज होंगी। पहले 2 लाइन, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 15, फिर 20, इस तरह से लगातार 5 सेकंड के बाद 20 लाइनें हो जाएंगी। लेकिन 2 सेकंड के बाद कितनी है, सपोज करो 8 लाइनें हैं। 3 सेकंड के बाद कितनी है, सपोज 12 लाइनें हैं। 4 सेकंड के बाद कितनी, सपोज 16 लाइनें हैं। 5 सेकंड के बाद कितने, 20 लाइनें। तो जब यहाँ पर लाइनें 2 हो रही हैं, फिर 8 हो रही हैं, फिर 10 हो रही हैं, फिर 12 हो रही हैं, उनमें से यहाँ पर कितनी पहुँच पा रही है, सपोज यहाँ पर पहुँच पा रही है 1, निकल कितनी रही है 8, पहुँच कितनी पा रही 1। फिर अगले सेकंड में, 3 सेकंड में कितनी हो गई, सपोज 12 हो गई, यहाँ कितनी पहुँच पाई, 2 पहुँच पाई। अगले 4 सेकंड में कितनी इमिट हो रही हैं, तो आंसर है 15-16 इमिट हो रही है। यहाँ तक कितनी पहुँच पाई, 3 पहुँच पाई। तो बच्चों इसका मतलब इसके ऊपर फील्ड लाइन लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, बेशक से धीरे धीरे बढ़ रही हैं, 1, 2, 3, लेकिन बढ़ रही हैं। और जैसे ही 5 सेकंड हुआ, 5 सेकंड, और ये डिफ्लेक्शन भी दे रहा है, और जैसे ही 5 सेकंड हुआ, 5 सेकंड होते ही ये फील्ड लाइनें मैक्सिमम हो गई, और अब वो फील्ड लाइनों का इफेक्ट जो था, ये तो 20 है, यहां पर कितना हो गया, सपोज 5 क्रॉस कर पा रही हैं, वो फिक्स हो गई, वो ना तो इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है। और अब कांस्टेंट होते ही डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। और जब इसकी को रिलीज किया, करंट एकदम से 0 नहीं होगा, धीरे धीरे 0 होगा, कुछ टाइम लेगा। कितना टाइम, से 0 to 5। तो उस दौरान क्या होगा, लाइनें घटेंगी, यहाँ 20 से 16, 16 से 12, 12 से 8 घटती जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर कितनी कट हो रही थी, 5, वो 5 से कितनी होंगी, 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और उसकी वजह से फ्लक्स यहाँ डिक्रीज हो रहा है। और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो फिर से गैलोमीटर बच्चों हमें क्या देगा, एक डिफ्लेक्शन देगा। तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन मिला, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो फाइनली जो कंक्लूजन दिया गया वो क्या दिया गया, तो आंसर है amount of magnetic flux linked with the coil changes then induced EMF as well as induced current will be produced। तो ये हम यहाँ से फाइनल जो है वो कंक्लूजन दे सकते हैं कि फ्लक्स का लिंक होना ही सफिशिएंट नहीं है बेटा, उस लिंकेज के साथ साथ फ्लक्स का चेंज होना भी जरूरी है। तो ये बात आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा, चेंज का मतलब बच्चों चाहे तो इंक्रीज हो बेटा और चाहे डिक्रीज हो,
तब तब करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो अब इस एक्सपेरिमेंट्स के बिहाफ पे हम कह सकते हैं क्या, व्हाट आर द फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अब बच्चों हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फैराडे के लॉज कौन कौन से हैं ईएमआई के रिस्पेक्ट में, जिसको नाम दिया है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है इसका, फर्स्ट लॉ कहता है व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil it changes then induced EMF is produced। जब भी कभी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है बेटा वो चेंज होगा, then EMF is induced and this induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continue। कब तक रहेगी ये, तब तक जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the circuit। इंड्यूस्ड EMF का जो मैग्नीट्यूड होगा जिसको हमने ई लेटर से रिप्रेजेंट किया है, ये किस पे डिपेंड करेगा, डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब डी फाई क्या है बेटा, दिस इज द चेंज इन फ्लक्स। इट मे बी फाई टू माइनस फाई वन और इट मे बी फाई वन माइनस फाई टू, डिपेंड करता है फ्लक्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसके बेसिस पे हम सोल्व कर सकते हैं इसको। और इस डायरेक्टली को हटा के हमने कांस्टेंट के लगाया जिसकी वैल्यू बताई गई 1 इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो वी कैन से E इक्वल टू 1 इंटू डी फाई बाई डी टी। और बच्चों इसके साथ साथ हमने यहाँ माइनस साइन भी यूज किया है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, तो आंसर है नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट फॉलो फ्रॉम लेंज लॉ। क्या मतलब इसका, नेगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोज द कॉज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। अब आप ये बताएं कि इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस क्यों हुई, तो आप आंसर देंगे कि सर जब कभी भी फ्लक्स में चेंज आएगा, लेकिन ये EMF जो इसको पैदा कर रहा है, जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसी को ही क्या करती है बच्चों, अपोज करती है। और इसके बारे में हमें लेंज लॉ ने बताया, इसके बारे में भी अब जब स्टडी करेंगे तो ये हमें लेंज लॉ बताता है कि जो इंड्यूस्ड EMF आया बेटा वो फ्लक्स की वजह से आया है और ये अपोज करती है किसको, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट। जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है ये उसको अपोज करती है, और इसको स्टडी करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ। तो अभी तक जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं हमारे, जिसमें बच्चों फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट, जिसमें मैग्नेट नज़दीक आएगी तो उसकी बिहाफ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, दूर जाएगी तो इंड्यूस करंट होगा, रेस्ट में रहेगी तो जीरो हो जाएगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट की जगह कॉइल था जो कि किसी सोर्स ऑफ EMF से कनेक्ट है। जब उसको नज़दीक लाया गया तो डिफ्लेक्शन मिला, दूर ले जाया गया तो डिफ्लेक्शन मिला, बीच में रोक दिया गया तो डिफ्लेक्शन नहीं मिला। और दोनों से जो उन्होंने आंसर दिया वो बताया रिलेटिव मोशन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था जिसमें करंट इंड्यूस बाय चेंजिंग करंट का नाम जिसको दिया गया, इसमें दोनों ही रेस्ट में हैं, फिर भी डिफ्लेक्शन मिला। कब, जब प्रेस किया गया तब मिला और जब की को रिलीज किया गया तब मिला। तो यहां से जो फाइनल आंसर दिया गया वो दिया गया कि रिलेटिव मोशन नेसेसरी कंडीशन नहीं है, जो नेसेसरी कंडीशन है बेटा वो फ्लक्स का चेंज होना है। और फ्लक्स चेंज होने का मतलब चाहे तो फ्लक्स इंक्रीज हो या फ्लक्स डिक्रीज हो। अब मैं आपसे कहूं जनरल कि ये बताएं कि फ्लक्स को हम कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। तो अब बच्चों जो आपका आंसर होगा ये होगा, दीज आर द मेथड्स due to which we can increase or decrease, or we can say we can change the magnetic flux. First, by changing magnetic field. Second, by changing area. Third, by changing theta. तो बेटा इन सभी एक्सपेरिमेंट में क्या चीज चेंज हुई, तो आपका आंसर होगा बी चेंज हुआ। सोच के देखें, मैग्नेट नजदीक जा रही है तो वहां से तो फील्ड लाइनें इमिट हो रही हैं, उसका इफेक्ट जो पड़ा उस कॉइल सी पे वो लगातार बढ़ता गया। दूर जा रही है, उन लाइनों का इफेक्ट जो पड़ा उस कॉइल पे वो लगातार घटता गया। सेम सेकेंड एक्सपेरिमेंट में और सेम थर्ड एक्सपेरिमेंट में। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट ये बता रहे हैं क्या कि फील्ड चेंज हुआ और उसकी वजह से फ्लक्स चेंज हुआ। अब जो आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एरिया को चेंज करके कैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों उसको हम नाम देंगे मोशनल ईएमएफ का। ये हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ है। मोशनल ईएमएफ का मतलब मोशन ऑफ द कंडक्टर।
कंडक्टर के मोशन की वजह से, मतलब वो कंडक्टर का हम कुछ एरिया लेके चलेंगे और उस एरिया को हम क्या करेंगे, उस फील्ड से बाहर लेंगे। मतलब एक बार एरिया इंक्रीज होगा और एक बार एरिया डिक्रीज होगा उस फील्ड के अंदर, और एरिया के बढ़ने घटने से फ्लक्स भी बढ़ेगा या घटेगा और उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी, जिसको मोशनल ईएमएफ का हम नाम देंगे, मोशनल मोशन ऑफ द कंडक्टर। और फिर हम स्टडी करेंगे थीटा को चेंज करके, जो हमारा एसी डायनमो आपने पढ़ा होगा, विंड मिल टरबाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इसी पे वर्क करते हैं। आपने पढ़ा होगा 9th क्लासेस के अंदर, सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर पढ़ा होगा आपने क्या, कि जब भी कभी विंड हवा आएगी और जैसे ही वो ब्लेड्स पे गिरती है इस तरह से, तो ब्लेड्स घूमते हैं, और जब ब्लेड्स घूमेंगे तो बेटा थीटा चेंज होगा, और जब थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। और इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके लिए कम से कम जो एयर की रफ्तार चाहिए वो अप्रोक्सीमेट हम लेते हैं 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो एयर आ रही हैं। जनरली कोस्टल एरियाज़ के आसपास हम देखते हैं, अपने यहाँ तो स्पीड बहुत कम होती है, लेकिन उन एरियाज़ में जहाँ स्पीड अप्रोक्सीमेट 15 किलोमीटर पर आवर होती है, वहाँ पर इन मेथड को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ही वर्क करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद द एक्सपेरिमेंट्स कंक्लूजन। फिर से फर्स्ट लॉ क्या था, whenever amount of magnetic flux linked with the coil changes then induced EMF is produced. और second, the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. तो ये हमारे दो लॉज कहलाते हैं और इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी बच्चों यूज करेंगे। थैंक यू।